Okay, so we will start the Quit India movement. देखिए, लास्ट इससे पहले हम लोगों ने मूवमेंट देख चुके थे। हम इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने देखा था। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो उस समय के कांग्रेस लीडर्स थे, जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, उन लोगों ने इस तरह का एक प्लानिंग कर लिया था, क्योंकि देख चुके थे वो कि गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं। तो उसको तेज़ी से कुचल देती है या बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे कि लोगों के पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि आगे क्या करना है। तो धीरे धीरे जो पीरियड था, देखिए पिछली बार जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने एक टर्म यूज़ किया था, कंस्ट्रक्टिव प्लान या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यही था कि लोगों को ट्रेन करना कि कैसे आंदोलन करना है, ताकि वो अपने आप में ही आंदोलन को कैरी कर सकें। उन्हें नेताओं की या गाइड करने वालों की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बीच का सिविल डिसोबीडियंस से लेके और इधर इंडिविजुअल सत्याग्रह तक का, यानी कि लगभग समझिए कि राउंड टेबल के बाद जो है, यानी कि 33 के बाद जो है, और 40-41 तक का जो समय था, वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, फेज ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहते हैं, रचनात्मक कार्यों, यानी कि उस समय लोगों को तैयार किया जा रहा था एक बड़े आंदोलन के लिए। और इस बार इस तरह से उनको तैयार किया जा रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि आंदोलन वो कैरी कर सकें किसी हाल में भी, चाहे नेता लोग प्रेजेंट रहें या ना रहें। तो उस तरह से उनका हर चीज़ माइंड मेंटली तैयार किया जा रहा था। तो अब वो इस फेज़ में उनको लाया जा चुका था कि नेता रहें या नहीं, हमें इंडिविजुअल लेवल पर हमें अपना आंदोलन करना है। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर अपना काम करते रहना है, जिसकी की शुरुआत फिर की गई थी इंडिविजुअल सत्याग्रह से, कि एक व्यक्ति आंदोलन शुरू करेगा, एक व्यक्ति आंदोलन करेगा। और इस तरह उनको देखा देखी समाज के हर व्यक्ति एक एक करके जहाँ तहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो आपने पढ़ा था कि पहला जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह इसको हिंदी में कहते हैं, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया सत्याग्रह। तो इसकी शुरुआत विनोबा भावे जी से हुई थी, दूसरे जवाहरलाल जी थे सत्याग्रही, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, एक किसान नेता थे। तो कुछ समय ये चला। इसके बाद अगला जो मूवमेंट जो है आया, ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। बड़ा मूवमेंट जो आया, बड़ा आंदोलन आया, इसके बारे में हम देखते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे जो कांग्रेस, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम करने वाली मुख्य जो एक राजनीतिक पार्टी थी, दल था, संगठन था। तो कैसे इसका जो स्ट्रेटजी था, जो रणनीति था, समय के साथ धीरे धीरे बदला था। आपने देखा था कि शुरू में जब सिर्फ सुधारों की मांग की जाती थी, सरकार से कहा जाता था कि भाई हमें सरकार से ये उम्मीद है, ये उम्मीद है। उसके बाद जो है पहली बार 1905 में स्वराज की मांग उठी थी कि भाई हम शासन जो होना चाहिए हम पर, वो हमारे अनुसार होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है आया कि नहीं, हमारा सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। तो जब मेंबरशिप जो है प्रोविंशियल का असेंबलीज में जो है दिया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, कि ठीक है यहाँ के भी लोग सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले तो था कि वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आज विधायक होते हैं तो उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे, उसके मेंबर बनाए गए भारतीयों को भी, और उनको सिर्फ जो है पहले सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद फिर और जब सुधार की मांग हुई आगे चल के, तो फिर उनको वोटिंग का भी अधिकार दिया गया। उसके बाद हुआ कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की गई कि नहीं, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। तो भारतीयों पर शासन कर रहे हैं तो भारतीयों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। तो फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठी थी मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के समय। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि फिर जो है नॉन कोऑपरेशन, बोले कि नहीं, ये सरकार जो है वो समझ गए लोग कि हमारे हित में काम नहीं करेगी, तो अब हम इससे सहयोग नहीं करेंगे। तो अगला फिर स्ट्रेटजी क्या बना, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन करके फिर हालांकि वो चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया गया। उससे भी जब लोगों को हमें एक ये नहीं मिली, पूरी राहत नहीं मिली, तो फिर अगला स्टेप क्या था, सिविल डिसोबीडियंस, कि हम सरकार को मानेंगे ही नहीं, सरकार के आदेशों को नहीं मानेंगे, सरकार के कानून को नहीं मानेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस था अगला स्ट्रेटजी।
सिविल डिसोबीडियंस हुआ, लेकिन उसमें फिर हुआ कि थोड़ा उन्होंने फूट डालो वाली नीति अपना दी कि इनको कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, इस धर्म के आधार पर बांट दो। तो उसके बाद फिर जो है आया आपका जो है ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, अभी हमने पढ़ा। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद अब हो गया कि लोग अब तंग आ चुके थे भारत की सरकार, जो यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, उससे हर तरह से वो तंग आ चुके थे। और अब वो उनका था कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए, तो भारत छोड़ो, अब आपको भारत छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए अब जो हमारा मूवमेंट था वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। कहा गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो नया आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो, कि अंग्रेज़ों अब भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों अब भारत छोड़। तो देखते हैं क्या हुआ इसमें, घटनाएं किस तरह से हुई। हालांकि थ्योरी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, देखेंगे। कांग्रेस हैड रिजाइंड इन 1939 एडी आफ्टर रनिंग द गवर्नमेंट फॉर 28 मंथ्स इन वेरियस प्रोविंसेस। देखिए बीच का यहाँ थोड़ा सा थ्योरी नहीं है, चूँकि हम बिहार स्पेसिफिक अभी पढ़ रहे हैं, और जो है बहुत सारी चीज़ें हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने देखा था कि 1937 के आसपास चुनाव हुए थे, चुनाव हुए थे, जिसमें कि यहाँ सरकारें बनी थी, जो है सरकारें बनी थी सारे प्रोविंसेस में, जिसमें कि हमारी पार्टियों ने भी सरकार में शामिल हुई थी, सरकार बनाई थी। तो 1937 में सरकार बनी थी हर राज्य में, मतलब उस समय जो प्रोविंस होते थे, जैसे हम लोग बंगाल प्रोविंस में थे, ठीक है, उसी तरह अब फिर बंगाल से अलग हो गए थे उस समय, तो बिहार अलग हो गया था, उड़ीसा अलग हो गया था। उस यूपी जो है आज, उसमें यूपी यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो अब उत्तर प्रदेश, उसका नाम यूपी बनाए रखने के लिए कर दिया गया। पहले ये था यूनाइटेड प्रोविंस था, यूपी शॉर्ट में कहते थे। तो वही यूनाइटेड प्रोविंस अब हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। इस तरह अलग अलग जो है कई सारे प्रोविंसेस थे और हर जगह सरकारें बनी थी। तो 1937 में जो सरकार बनी थी, लेकिन 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और उसमें फिर ब्रिटिश ने भारत को इनडायरेक्टली शामिल कर लिया, जिससे कि नाराज होके सबने रिज़ाइन कर दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट्स बनी, सरकारें बनी थी, उन्होंने किस मुद्दे पर जो है इस्तीफा दिया था। तो उसका मुद्दा यही था कि बिना बताए इनडायरेक्टली भारत के भी सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी इनडायरेक्टली भारत को भी इन्वॉल्व कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिससे कि नाराज़ होकर सभी जगह से सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था अंग्रेज़ों के नाराज़ होकर। तो वही कहा जा रहा है कि कांग्रेस हैड रिजाइंड इन 1939 एडी आफ्टर रनिंग द गवर्नमेंट फॉर 28 मंथ्स इन वेरियस प्रोविंसेस। तो कांग्रेस ने कई प्रांतों में, कई प्रोविंसेस में अपनी अपनी सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। और लगभग देखिए 28, यानी कि 2 साल 4 महीने के लगभग, तो 2 साल से 28 महीने सरकार में रह के इन्होंने हर जगह से इस्तीफा दे दिया था। विथ दिस बैकग्राउंड फॉर अ बिग मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज क्रिएटेड। तो जब पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति नाराजगी हो गई थी कि हमें ये बिना बताए फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए, तो पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल तैयार हो गया था। Although efforts were made to get their demands fulfilled by individual satyagrah in 1940 AD, but these were not successful. तो जो लोगों की मांग थी, जो कांग्रेस दल की मांग थी, कोशिश किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था उसके द्वारा करने की, लेकिन उससे मांगों को माना नहीं गया, सफल नहीं रहा। America and other allied countries put pressure on Britain, asking it to win confidence of Indians at the earliest for Second World War. उधर जो है अमेरिका और जो दूसरे देश थे, जो एक साथ उनको अलाइज कहा जाता था, अलाइज मित्र देश कहा जाता था, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, तो ये देश जो है इंग्लैंड पर, ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि आप भारतीयों का साथ लीजिए उनका, क्योंकि भारतीय साथ रहेंगे, लड़ेंगे, तभी हमारी जीत संभव है। अगर वो खिलाफ हो जाएंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे।
तो वो अंग्रेज़ों पर दबाव बना रहे थे ब्रिटेन कंट्री पर कि आप भारतीयों को जो है उनका विश्वास जीतिए, उनको अपने साथ मिलाइए। In order to pacify the conditions arising out of war period, a mission led by Cabinet Minister Sir Stafford Cripps visited India on 22nd March 1942। तो अब इन दबावों के चलते क्या हुआ कि जो है वहाँ के जो ब्रिटेन के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में जो है एक यहाँ मिशन भेजा गया, यानी कि एक समूह भेजा गया। ठीक है, तो इसके जो इस मिशन कहते हैं, किसी ग्रुप, किसी समूह को भी मिशन कहते हैं। जब कोई किसी विशेष कार्य को लेके कहीं करने के लिए जाता है तो उसे मिशन भी कहा जाता है या उसे मिशन भी कहा जाता है, ध्यान रखें। तो ये जो है, ये जो ग्रुप बनाया गया, इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वहाँ ब्रिटेन की सरकार में। ठीक है, तो ये चूंकि उनके लीडरशिप हैं, कैबिनेट में थे ना, हाँ वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट में थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स चूंकि चेयरमैन थे, इसलिए इनको उन्हीं का नाम दे दिया गया, इस ग्रुप को क्रिप्स मिशन कहा गया। ठीक है, तो मिशन का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। वो तो जान रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्रिप्स मिशन कहा गया क्योंकि क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इसके चेयरमैन थे। तो ये जो है ग्रुप पहुंचा भारत 22 मार्च 1942। इस डेट और नाम ये सब अंडरलाइन कर लेंगे, याद रखना होगा। क्रिप्स मिशन में कौन चेयरमैन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन कहा गया। किस डेट को पहुंचे ये लोग? 22 मार्च 1942। Cripps assured Indian leaders that India would be granted status of colonial state after the end of war. But Mahatma Gandhi declined the offer of Cripps mission, saying it is a post-dated check. तो जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो जब आए तो उन्होंने वादा किया कि भारत को एक कॉलोनियल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कॉलोनियल स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जो किसी दूसरे के अंडर में है लेकिन वो अपना राज्य खुद चलाता है। ठीक है, हाँ, ऐसा राज्य जो किसी के अधीन हो या अधीन होते हुए, अधीन मतलब किसी के अंडर, अधीन होते हुए अपना राज खुद चलाता है, अपनी सरकार खुद चलाता है। है तो देखिए इसमें वो हमें क्या प्रॉमिस कर रहे थे, क्या दे रहे थे? वो यही कह रहे थे कि रहेंगे तो आप हमारे ही अंडर में, लेकिन हाँ हम आपको सरकार चलाने की छूट दे देंगे, आपको जैसे मन है वैसे सरकार चला सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको हम कॉलोनियल स्टेटस देंगे, कहेंगे कि आप हमारे कॉलोनियल स्टेट हैं, मतलब आप हमारे ही क्षेत्र हैं, लेकिन आपको राज्य उसमें अपना सरकार चलाने की पूरी छूट होगी। तो इसको जो है गांधी, मतलब सभी नेताओं ने, जिसमें कि गांधी ने आगे बढ़ के इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये पूछा जाता है कि किसने क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जब एडवांस में कोई आगे के डेट का कोई चेक साइन करके देते हैं तो उसको कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक, और उस डेट से पहले उस चेक को नहीं भुनाया जा सकता है। ठीक है, एडवांस में एडवांस चेक, आप एडवांस चेक कह सकते हैं, शॉर्ट में एडवांस चेक। देखिए इसको समझ लीजिए, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया कंपनी से, ठीक है,
और उसको आपको मान लीजिए कि आप मंथली 10-10 महीने पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं उसे हर महीने के डेट का एक चेक काट के अभी से इशू कर देता हूँ। अगर अगले महीने से पेमेंट होना है तो अगले महीने से लगातार हर महीने के लिए एक एक चेक 10-10 हज़ार का उसे मैं साइन करके दे देता हूँ। तो वो चेक मैं अभी उसे मान लीजिए अगले 12 महीने का चेक दे देता हूँ साइन करके। तो वो जो चेक है उस पर डेट क्या है, एक एक महीने बाद की है। जैसे पहला चेक जो होगा वो अगले महीने की होगी, दूसरा चेक होगा वो उसके एक महीने बाद की होगी। इस तरह से 12 महीने तक का वो सारे चेक होंगे और उस चेक को हम दे दिए हैं, लेकिन वो उस डेट से पहले वो नहीं कैश कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो जाएगा और सारे चेक अगले महीने कैश कर लेगा। अगले महीने वो एक चेक कैश कर पाएगा, फिर उसके अगले महीने अगला चेक कैश कर पाएगा, इसी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह का सिस्टम इसलिए होता है इकोनॉमी में कि जो कर्ज देने वाला है वो भी निश्चिंत हो गया कि हाँ भाई मुझे पेमेंट का श्योरिटी मिल गया, क्योंकि चेक मेरे पास है, ठीक है, जैसे ही डेट होगा तो मैं उसको कैश कर लूँगा। तो उसको भी श्योरिटी हो जाता है, राहत हो जाती है, और देने वाले को भी सुविधा हो जाती है कि चलिए भाई अपने आप उसका जो है जैसे जैसे डेट आता जाएगा उसको पैसा पेमेंट होता चला जाएगा। तो इसी तरह की व्यवस्था को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। समझ में आ गया क्या होता है? पोस्ट मतलब बाद का, डेटेड मतलब तारीख दिया हुआ, चेक तो जान रहे हैं। तो गांधी ने जो क्रिप्स का प्रस्ताव था, क्रिप्स बोले कि आप हमारा भी साथ दीजिए, हमसे कोऑपरेट कीजिए, वॉर में हमारा साथ दीजिए, तो वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको कॉलोनियल स्टेट का दर्जा देंगे। तो गांधी ने कहा कि भाई जो हम दर्जा आज आप दे नहीं सकते हैं और आप कह रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आगे का आप हमें खाली करके एक प्रस्ताव दे रहे हैं, उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। देना है तो कुछ अभी दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि जब लड़ाई ख़त्म होगी तब आपको हम दर्जा देंगे, तो वो इतने दिन बाद का हम अभी से क्या करें लेके जो है उस बात को। तो इसीलिए उन्होंने इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कह के ठुकरा दिया। तो ये पोस्ट डेटेड चेक टर्म भी यहाँ अंडरलाइन करना, याद रखना है कि इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या हुआ कि अभी कुछ नहीं है मिला है, जब समय आएगा तब मिलेगा, और आपको विश्वास दिला दिया जाता है कि हाँ हाँ आपको मिल जाएगा समय आने पर, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो वो गांधी कहे कि भाई आप हमें अभी क्या दे रहे हो, कुछ तो दे नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो कि 2 साल 3 साल जब लड़ाई ख़त्म होगी उसके बाद आपको दिया जाएगा, तो उसका हम अभी किस लिए, क्या उससे हमें फ़ायदा है? तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्रिप्स मिशन। आगे देखेंगे, पंडित ने जब समय आएगा तब दिया जाएगा, तब दिया जाएगा। तो आगे का किसने देखा है भाई? बात ये थी कि लड़ाई कौन जीतेगा या जीतेंगे उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा, क्योंकि पहले भी ये तो कहते कुछ थे करते कुछ थे। अंग्रेज जो है कहते कुछ थे और फिर करते कुछ थे, तो इन लोग का भरोसा तो टूट चुका था। तो जब लड़ाई ख़त्म होगी तब आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, कौन जानता है? ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि नहीं, प्रेजेंट टेंस में आप हमें प्रेजेंट में ही जो है करना है वो कर दीजिए, आगे का कोई भरोसा नहीं होता है कौन क्या करता है नहीं करता। तो इसलिए गांधी ने इसको ठुकरा दिया। दूसरी तरफ देखिए, पंडित नेहरू ऑल्सो सेड एट दिस टाइम दैट माई ओल्ड फ्रेंड क्रिप्स हैज़ कम एज डेविल्स एडवोकेट। उन्होंने, हाँ, क्रिप्स को उन्होंने, जो कि पुराने उनके, चूँकि ये लोग अंग्रेज इंग्लैंड में ही पढ़े थे, नेहरू वगैरह, तो सब जानते थे एक दूसरे को। तो कहे कि जो मेरा पुराना दोस्त है क्रिप्स, वो आए हैं यहाँ डेविल यानी शैतान का वकील बन के आए हैं। शैतान उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार को कि शैतान का वकालत करने आए हैं। एक जो ऐसी सरकार है हमारे यहाँ जो लोगों को इस तरह से शोषण कर रही है, ऐसी सरकार का वकील बन के आए हैं जो है, और हमसे यहाँ आके उल्टा सीधा जो है कह रहे हैं कि लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, लड़ाई होगा तब ये देंगे, जबकि पहले भी हम साथ दे चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं कि उसका नतीजा हमें क्या ये लोग किए हैं। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ दिया था, खूब लड़के ब्रिटिश भारत की फ़ौजों ने, और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला था, इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना पड़ा था। तो वो कहे, उन्होंने कहा, तो ये भी पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लेंगे कि डेविल्स एडवोकेट किसने कहा था क्रिप्स को? पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए, तो ये इस तरह से क्रिप्स मिशन आए यहाँ 22 मार्च 1942 को, लेकिन उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया था,
क्योंकि अभी वो कुछ दे नहीं रहे थे, कल का भरोसा दिला रहे थे। तो कल किसने देखा है दुनिया में? कल कोई नहीं देखता है। In this way, the failure of Cripps mission and continual success of Japan in Second World War compelled Indian masses to launch a big movement. तो क्या हुआ कि एक तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। देखिए, क्रिप्स मिशन जो आया था तो फेल हो गया, उसको सब लोगों ने कैंसिल कर दिया कि बोला कुछ दे रहा नहीं है, खाली कह रहा है कि 5 साल बाद ऐसा कर देंगे, उसका किसने देखा है। तो एक तरफ तो क्रिप्स मिशन जो है, जिसको बहुत हाइप बनाया गया था कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर के चेयरमैन में आ रहे हैं, वहाँ कई लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो सब आएंगे, कुछ यहाँ राहत देंगे। तो वो तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। दूसरी तरफ जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था, उसमें जापान लगातार जो है जीतता चला जा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में अगर कुछ याद होगा, कहीं पढ़ाए होंगे तो, कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक समय था कि जापान और जर्मनी की तेजी से बढ़त हो रही थी, और जापान ने तेजी से पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। ठीक है, जो एक पैसिफिक ओशन में एक बड़ा इनका मिलिट्री बेस था ओशन के बीच में, उस पर पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था जापान। तो जापान की तेजी से बढ़त हो रही थी और इनको डर था कि कहीं ये लोग मिलके हमारा जो है नाश न कर दे, जर्मनी जापान वगैरह मिलके। तो उसी समय अमेरिका के पास नया नया तैयार हुआ था एटम बम, और उसने सोचा कि इसकी परीक्षा भी हो जाएगी, इसको यूज़ करके देखते हैं जापान पर, और इससे हमारा एक जो है मतलब दबंगई भी हो जाएगा कि हाँ भाई एटम बम है हमारे पास। तो उसी समय उन्होंने 2 शहरों पर एटम बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो 2 मेजर इंडस्ट्रियल टाउन थे जापान के। और इतनी खतरनाक बम थी, उससे जो है बड़े स्केल पर जो है डैमेज हुआ जापान को, और जापान की कमर टूट गई और जापान ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार, उधर जापान ने सरेंडर किया, उधर जर्मनी और इटली की जो है धीरे धीरे हार होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार ये लोग हार चुके थे। तो यहाँ देख रहे हैं, कंपेल्ड मतलब निकाल, कंपेल्ड कंपेल्ड मतलब मजबूर करना, फोर्स करना या मजबूर हो जाना। मजबूर हो जाना, मजबूर है। तो मजबूर करेक्ट वर्ड है ना, मजबूर। हाँ हाँ, तो देखिए अब इधर क्या हो रहा था कि जापान जब तेजी से बढ़त हो रहा था उसको लड़ाई में और वो जीत रहा था, तो भारतीयों को एक नई आशा जग रही थी कि यानी कि ये यूरोपीय शक्तियों को कोई एशिया का देश भी हरा सकता है। जापान चूंकि एशिया में आता था, और एशिया का एक देश इनकी हालत ख़राब हुए था, ये बहुत बड़ा जो है इनके लिए एक मोटिवेशन का कारण था भारतीयों के लिए, कि भाई जापान जो, वो भी तो एशिया का हमारा देश है, और वो जो है इनको बुरी तरह से क्षति और डैमेज पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग भी इनको हरा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इधर आंदोलन फिर से जो है तेज होने लग गया भारत में। A meeting of Congress executive was convened in Wardha on 14th July 1942 AD, and it was decided to end soon the British rule in India. तो उसी समय 14 जुलाई 1942 को एक बैठक आयोजित की गई, जो है कांग्रेस के जो कार्यपालक लोग थे, बड़े बड़े यानी ऑफिसर्स जो थे एग्जीक्यूटिव, उनकी मीटिंग हुई वर्धा में। ठीक है, वर्धा गुजरात में, ऑन 14 जुलाई, एंड इट वाज डिसाइडेड टू एंड सून द ब्रिटिश रूल इन, और ये तय किया गया वहाँ खाली बैठक में कि हम लोग ब्रिटिश की सरकार को तुरंत हम लोग ख़त्म कर देंगे, यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे। कन्वीन मतलब बुलाया गया था, कन्वीन मतलब हाँ, बैठक बुलाना। बैठक के सेंस में होता है। हाँ हाँ, मतलब मीटिंग है, बैठक है, जो भी है, कॉन्फ्रेंस है, उसको कन्वीन करना मतलब होता है सबको गैदर करना, जमा करना, बुलाना। तो ए मीटिंग जो है यहाँ दिया है कि ए मीटिंग वाज कन्वीन्ड इन वर्धा एंड इट वाज डिसाइडेड टू एंड सून द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि तुरंत हम लोग भारत सरकार को, भारत से ब्रिटिश की सरकार को ख़त्म कर देंगे। ऑन 8 अगस्त 1940, तो ये जुलाई तक की घटना थी उधर, जो क्योंकि अब तक ये तो पूछेगा 14 जुलाई 1942। नहीं, तो इधर जुलाई तक ये हो रहा था कि जापान, इटली और जो जर्मनी है, इनकी बड़ी तेज़ी से बढ़त हो रही थी, तो इनकी हालत ख़राब हो रही थी, अमेरिका, यूके
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जो देश थे इन सब की। तो क्या हुआ, मैंने बताया कि जापान की कमर तोड़ने के लिए ऑन 8 अगस्त 1942 AD ए सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस वाज हेल्ड इन ग्वालियर टैंक मैदान ऑफ मुंबई। तो उधर जो है बताया आपको कि हिरोशिमा नागासाकी पर फिर बम गिराया गया था ताकि जापान कमज़ोर हो जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाए, मेन शहर उसके बर्बाद हो जाएंगे तो वो कहाँ से टिक पाएगा इनके सामने। इधर भारत में क्या हो रहा था, तय किया गया 8 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस, यानी पूरे भारत की देश की जो कांग्रेस कमेटी थी, मेन उसके जो बड़े टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, उनका एक सत्र बुलाया गया, यानी कि डिस्कशन के लिए उनका सत्र बुलाया गया ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान। तो वहाँ पर ये एक बैठक बुलाई गई कांग्रेस के टॉप लीडर्स की, विच इज़ नाउ रेफर टू एज अगस्त क्रांति मैदान, इन विच रिजोल्यूशन वाज पास टू बिगिन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उस मैदान का नाम आजकल अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया। अगस्त में जो क्रांति हुई 15 अगस्त के आसपास, उसके आधार पर उसको अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, या दिल्ली में भी अगस्त क्रांति मार्ग है जो है नाम रखा गया है। तो अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। ये पूछेगा ना 8 अगस्त हाँ, वो भी पूछेगा कि कब रिजोल्यूशन पास हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। और इसमें कहाँ हुआ था बैठक, कहाँ होना था, अगर तो ये ग्वालियर टैंक में पूछ चुका है, ये मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, ये बैठक हुई। तो वहाँ जो है ये रिजोल्यूशन पास किया गया, प्रस्ताव पास किया गया टू बिगिन क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। वहाँ ये तय किया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन एक चलाना पड़ेगा जिसका नेतृत्व गांधी जी को करना होगा। तो वहाँ पे ये प्रेसिडेंट कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, बताए थे। नहीं, यहाँ पे नहीं दिया। अगर अगले ही लाइन में दिया हुआ है, देखिए ध्यान बढ़ाते क्यों। एट दिस टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना आजाद कमेंटेड, द कम्युनिटी कैन नॉट कीप वॉचिंग इडली व्हेन इट्स फेट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। देखिए अगली ही लाइन में दिया हुआ है, हड़बड़ा क्यों जाते हैं। तो उस समय कांग्रेस के, मैंने बताया था कि 40 से 46 तक कोई चुनाव नहीं हुआ था और मौलाना आज़ाद ही लगातार प्रेसिडेंट रहे थे इस बीच कांग्रेस के। तो मौलाना आज़ाद जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कमेंट किया इस बैठक में, बम्बई में जो ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुई, कि द कम्युनिटी कैन नॉट कीप वॉचिंग इटली व्हेन इट्स फेट। कॉल कट गया था जी। तो वहाँ मौलाना आज़ाद ने ये कमेंट किया था कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस जो दल था आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो समाज है, कम्युनिटी यहाँ बोला है समाज को, कि जो समाज है वो चुपचाप खाली तमाशा नहीं देख सकता है जब उसका भाग्य का निर्धारण हो रहा हो, व्हेन इट्स फेट इज डिसाइडेड।
कि जब आप लोग के साथ कैसी सरकार बनेगी, वो क्या करेगी नहीं करेगी, ये सब तय हो रहा है, तो आप चुपचाप बैठ के नहीं देख सकते हैं, आपको आंदोलन करना होगा। क्विट आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, आप उधर से कीजिए। हेलो, हाँ, अभी नहीं आ रही है। हाँ, तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि जो समाज है वो चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकता है जब उसके किस्मत का फैसला किया जा रहा है, कौन सी सरकार बनेगी, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, तो उसको भी आंदोलन करना होगा, ये पूरे समाज को आंदोलन करना होगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल सेकेंडेड इट। तो देखिए, इसको पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अब प्रस्ताव लाया गया है कांग्रेस के द्वारा कि अंग्रेजों आपको भारत छोड़ना चाहिए, आपको भारत छोड़ देना है। तो क्विट इंडिया का प्रपोजल किसने लाया था आगे, किसने इंट्रोड्यूस की, किसने प्रपोज किया था? तो ये पंडित नेहरू के द्वारा प्रपोज किया गया था और उसको समर्थन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई भी मीटिंग होती, मैंने बताया कि कोई प्रस्ताव कोई आदमी आगे बढ़ाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, तो लोग उसको समर्थन देते हैं कुछ लोग, तो फिर देखा जाता है कि हाँ भाई कितने लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या ये करने लायक है कि नहीं। अगर कोई समर्थन नहीं देगा तो कहते भाई आपको तो कोई समर्थन ही नहीं, इसका मतलब कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो आपके अलावा। तो इसलिए देखा जाए तो ये होता है कि कोई प्रस्ताव लाता है और दूसरा उसको समर्थन देता है, यानी सेकंड करता है। तो ये तो ठीक है सर। तो उससे ऊपर वाला जो लाइन है, दिस कम्युनिटी कैनॉट वाचिंग आइडली व्हेन इट केस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, तो चुपचाप बैठ कर तमाशा नहीं देख सकता है समाज, यानी उसको भी आंदोलन, भाई आपको आपके लिए आंदोलन अपने लिए करना होगा। आपको अगर अपना चाहिए कि हमें सरकार से, हम सरकार बढ़िया चाहिए, सरकार हमें चाहिए कि जो हमारे लिए काम करे, तो फिर आप चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते हैं, आपको आंदोलन करना हो। तो वही कहा था मौलाना आज़ाद ने। फेट मतलब यहाँ पे विश्वास। फेट मतलब होता है आपका किस्मत, भविष्य। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्विट इंडिया का रिजोल्यूशन को, प्रस्ताव को पेश किया था, प्रपोज किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको समर्थन किया था, सेकंड के। एट दिस टाइम गांधी जी रिमार्क्ड दैट दिस इज द लास्ट स्ट्रगल एंड ब्रिटिशर्स नीड टू लीव इंडिया। तो गांधी ने कह दिया था लोगों और अंग्रेजों के सामने कि ये अब अंतिम संघर्ष है, यानी एक तरह से विश्वास भी दिला रहे थे लोगों को कि अब आज़ादी दूर नहीं है, अब ये हमारा, इसके बाद और कोई संघर्ष नहीं करेंगे, यही अंतिम संघर्ष है, इसको जैसे मन बिल्कुल पूरे जोर शोर से कर लीजिए। तो गांधी ने कहा कि दिस इज द लास्ट स्ट्रगल एंड ब्रिटिशर्स नीड टू लीव इंडिया, और अंग्रेजों को अब भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही नारे के साथ शुरू हुआ था। ऑल्दो जब गांधी यही पूछ सकता है। हाँ हाँ हाँ, ही रेज्ड द स्लोगन ऑफ डू और डाई, तो उन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया कि भाई या तो करते करो कि आज़ादी पालो, लड़ झगड़ के जैसे करना है, या मरो, या उस कोशिश में मारे जाओ, यही दो ऑल्टरनेटिव है, दूसरा नहीं है, या तो डू और डाई। ये स्लोगन है ना। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, पूछा जाता है, ये सब स्लोगन पूछा जाता है किसने दिया था। तो डू और डाई का मतलब था या तो डू यानी कि स्वतंत्रता पालो, या डाई, या उस करने की कोशिश में अपनी जान दे दो लेकिन हार नहीं मानो। तो डू और डाई का स्लोगन नारा दिया था गांधी ने। ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू वॉज द लास्ट टू एग्री ऑन दिस मूवमेंट, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्विट इंडिया का जो है प्रस्ताव लाया था, लेकिन इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इसको चलाने में उन्होंने सबसे लास्ट में तैयार हुए थे, पहले तैयार नहीं हो रहे थे वो, कि नहीं। जवाहरलाल नेहरू का तो नाम नहीं पूछेगा। नहीं,
एक मिनट। इसके बाद देखें कि तो इसमें हमें ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के लिए तैयार होने वाले सबसे अंतिम नेता थे। बिहार हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। बिहार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स इन दिस मूवमेंट। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित भी हुए थे इस आंदोलन से वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, यानी हमारे बिहार साइड का जो सटा हुआ एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस आंदोलन से। ये तो नहीं पूछेगा। नहीं, हाँ नहीं। राजेंद्र प्रसाद हैड आस्क्ड कांग्रेस वर्कर्स ऑन 31 जुलाई 1942 टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कहा था कि 31 जुलाई को जो है हमें सब संघर्ष करने के लिए हर कार्यकर्ता को तैयार रहना होगा। On that day, students and youth gave their support to Rajendra Prasad by organizing a meeting in Anjuman Islamia Hall in Patna। तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद को भी अपना समर्थन देते हुए जो है राज्य के युवाओं ने जो है बड़ी संख्या में आके अंजुमन इस्लामिया हॉल में मीटिंग की थी। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया वही निजामुद्दीन में है बिल्डिंग। Mahatma Gandhi was arrested on 8th August within few hours after passing of Quit India resolution। तो ये जो क्विट इंडिया का रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, ये जो अभी हुआ कि भाई भारत छोड़ो, जिसमें कि मीटिंग में नेहरू ने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पारित किया, पटेल ने उस पर एग्री किया, फिर ये सब जो हुआ ये हुआ कहाँ, ये हुआ आपके अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। तो जो युवा थे वो भी राजेंद्र प्रसाद को अपना सपोर्ट देने आए। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन 8th अगस्त विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर पासिंग द क्विट इंडिया। तो उधर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जैसे ही क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास किया, उन्होंने नारा दिया करो या मरो, और प्रस्ताव कहा कि हाँ ये हम पारित करते हैं, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। उस ये कहने के कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो है 8 अगस्त को। रिजोल्यूशन ये पूछा जाएगा 8 अगस्त। हाँ बिल्कुल पूछा जाएगा। 8 अगस्त को इस सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें गांधी भी थे। और ये क्या है कि इसके ऊपर अंजुम इस्लामिया हॉल, हाँ ये पूछा जाएगा कि पटना में कहाँ मीटिंग हुई थी, या कहाँ राजेंद्र प्रसाद को सपोर्ट देने के लिए कहाँ मीटिंग की गई थी। ऐसे पूछता नहीं है इतना कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, छोड़ दीजिए। इन दिस मूवमेंट the agitators from Bihar were given an imprisonment of maximum 51 years and a fine realization of 40 lakh collectively was imposed on the whole state। तो यहाँ के जो लोगों ने इसमें आंदोलन किया था तो उसमें जो है कुछ लोगों को, कुछ विद्रोहियों को 51 साल तक की सज़ा दी गई, और कुछ लोगों को मात्र 40 लाख के फाइन से छोड़ दिया गया। तो 40 लाख का फाइन जो है वो पूरे राज्य पर लगाया गया। 40 लाख उस समय फाइन किया गया पूरे राज्य के कर्मचारियों को, अफसर लोग को। राजेंद्र प्रसाद was arrested under the Defense of India Act on 9th August in Patna and was detained in बांकीपुर सेंट्रल जेल। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था पटना में, और उनको बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। डिटेन मतलब कैद में रखना भी होता है। डिटेन मतलब कैद में रखना। हाँ देखिए आगे क्या हुआ फिर
ये तो जो हमारा बिहार स्पेसिफिक जो घटना है उनको याद रखना होगा, क्योंकि यही हम बिहार के लिए स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे। तो कहाँ रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को, किस जेल में? बांकीपुर सेंट्रल जेल में, ठीक है। श्री कृष्ण, हाँ कृष्ण सिंह के बारे में पूछा था सर। हाँ, तो जो याद रखना है कभी उनके पूछे कभी उनके पूछेगा। Sri Krishna Singh was arrested and detained in Bankipur jail on 10th August on the orders of Patna Commissioner W.G. Archer। देख, मेन था यहाँ का जेल बांकीपुर जेल था उस समय पटना का, तो यहीं रखा जाता था सबको। तो फिर कृष्ण सिंह को भी 10 अगस्त को, पहले राजेंद्र प्रसाद को किया गया 9 अगस्त को, 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह को अरेस्ट करके उनको भी बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर थे W.G. आर्चर, उनके आदेश पर। देन बलदेव सहाय हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल। उसके बाद बलदेव सहाय जो थे उन्होंने सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं एक तरह से जो है सरकारी वकील जो होता है, जो सरकार के केस लड़ता है, उसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सबसे बड़ा जो वकील होता है सरकार की तरफ से, जो सरकार का केस वगैरह लड़ता है। तो वो उस समय सरकारी वकील थे बलदेव सहाय, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। A procession was taken out on 10th August in Danapur under the leadership of सीताराम केसरी and हरिराम कृष्ण सिंह। तो 10 अगस्त को दानापुर में जो है एक रैली टाइप की आयोजित की गई, एक मार्च किया गया, प्रोसेशन, जो जिसका लीडरशिप कर रहे थे सीताराम केसरी और हरिराम कृष्ण सिंह। Female members of Women Charkha Committee organized a meeting under chairpersonship of Rajendra Prasad's sisters Bhagwati Devi in Kadam Kuan located in Patna, in which wife of Jagat Narayan Lal, Rampyari Devi and Sundari Devi also participated। तो इधर विमेन चरखा कमेटी, जो एक महिलाओं की चरखा का चलाने वाली कमेटी होती थी, कांग्रेस में बहुत सारी कमेटियां होती हैं कोई भी दल में, तो जो चरखा कमेटी थी महिलाओं की, उसके जो मीटिंग किया गया जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना के, राजेंद्र प्रसाद की बहन को अध्यक्ष बना के भगवती देवी कदम कुआं में ये मीटिंग किया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी भगवती देवी, उनको अध्यक्ष बनाया गया महिला चरखा कमेटी समिति का, और उसकी मीटिंग की गई कदम कुआं में। In which wife of जगत नारायण लाल, राम प्यारी देवी एंड सुंदरी देवी also participated। तो इसमें जो है जगत नारायण लाल की पत्नी और राम प्यारी देवी और सुंदरी देवी ने भी भाग लिया था। On this day an assembly was convened in गांधी मैदान, बांकीपुर मैदान, in which decision to hoist flag on secretariat building was taken। तो एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक असेंबली बुलाई गई थी गांधी मैदान में, जो कि बांकीपुर मैदान उस समय कहते थे, जिसमें कि ये फैसला किया गया कि हम जो है, जो अभी उस समय सचिवालय उस समय का जो था, सचिवालय के बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे अपना। अ प्रोसेशन ऑफ स्टूडेंट्स ट्राइड टू होइस्ट फ्लैग ऑन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑन 11 अगस्त 9। तो एक जो है स्टूडेंट्स का जो है, जो जा रहा था रैली टाइप का, जो जुलूस जा रहा था, उसने कोशिश किया कि अब झंडा अपना फहरा दें सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग पर 11 अगस्त को। कलेक्टर ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट W.G. Archer ordered to open fire on them, as a result of which उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह एंड जगपति कुमार वर मार्टिड। तो जो उस समय कलेक्टर थे पटना जिले के आर्चर, उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी भवनों पर जो है ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करें, उन पर गोली चला दी जाए। तो जिसके कारण कि जो सचिवालय में झंडा फहराने जा रहे थे ये युवा लड़के, इनकी मौत हो गई, जिनमें थे उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार, ये सब शहीद हो गए थे। ये सब तो नहीं पूछेगा, नाम एक आध बार पूछा है, तो यहाँ ये देख लीजिए, पहला देखिए आगे आ रहा है, सब नाम नहीं याद रखना है, लेकिन एक दो नाम याद रखना है।
हाँ, द फर्स्ट एजिटेटर रामानंद रामानंद सिंगला होगा सर, या सिंघल है, कुछ देख लेंगे, थोड़ा सा मिस टाइपिंग लग रहा है। तो वो क्या इस्तेमाल कर रहा है सबसे पहले? ये अभी जो बता रहे हैं, ये तो ठीक है। हाँ, 11 अगस्त 1942 हाँ, Collector of Patna District W.C. Archer ordered to present fire on the individuals. इनका नाम, कलेक्टर का नाम याद रखना है कि पटना के उस समय कलेक्टर कौन थे? आर्चर थे, WG आर्चर। पूछ दिया जाए किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी, तो WG आर्चर के आदेश पर गोली चलाई गई थी। और इसके ऊपर भगवती देवी? नहीं, वो सब उतना नहीं, आपसे ये सब पीटी में नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी में लिखना होगा तो अलग से। अब देखिए आगे जो अभी आया, द फर्स्ट एजिटेटर, जो पहला इसमें जो ये क्रांतिकारी था एक तरह से, रामानंद सिंघल टू गेट मार्टेड ऑन 11 अगस्त वॉज ए रेसिडेंट ऑफ शहादत नगर विलेज कमिंग अंडर धनरिया पुलिस स्टेशन ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो थे पहले जो मारे जाने वाले थे क्रांतिकारी, हाँ, उस दिन जो गोली चलाई गई थी, देखिए सचिवालय में आपने देखा होगा, कहीं सचिवालय में कह रहे हैं, कहीं टीवी वगैरह में, कि बिहार का एक आता है जो उसको शहीद स्मारक कहते हैं, 5-6 लड़के एक झंडा पकड़ कर आगे की ओर गिरे जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली वो लोग गोली चलाई गई, आगे लोग झंडा लेके जा रहे थे उस फहराने के लिए सचिवालय बिल्डिंग पर, तो सामने से गोली चला दी गई, तो पहला आदमी को गोली लगी, वो गिर गया, तो झंडा हाथ से गिरा जा रहा था, तो अगला बढ़ा उसको झंडे को पकड़ने के लिए, उसको भी गोली चलाई गई। तो इस तरह से लोग झुकते हुए दिखाए गए झंडे को पकड़ते हुए। तो पहला जो लोग मारे गए थे सबसे आगे थे, ये थे रामानंद सिंघल। ये गए, तो ये नाम याद रखना है कि कौन सबसे पहले, रामानंद नाम याद रखिए खाली। तो ऑन 11 अगस्त वॉज ए रेजिडेंट ऑफ शहादत नगर विलेज, अभी उनका गांव पता दिया हुआ है कि पटना जिले के थे। हिज फादर्स नेम वॉज लक्ष्मण सिंह एंड मदर्स नेम वॉज श्रीमती अंतिया। ये पहले जो है सब पूछ देता था, या थोड़ा सा ऐसे जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए, इतना नहीं कि सबके दादा पोता का नाम याद रखना है कि अब किसका कौन था नहीं था। लेकिन अब एक यहाँ जो है, चूँकि यहाँ तो आपको है कि आप किसी से परिचय कीजिएगा तो पूरा खानदान आपका पूछने लगता है, तो वही हाल यहाँ है कि कोई शहीद हुआ तो उसका पूरा खानदान का नाम याद रखिए। तो इतना अब नहीं पूछता ये सब, इसलिए हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी ये सब छोड़ देंगे। खाली आपको इसमें यहाँ ये याद रखना है कि जो क्रांतिकारी जो लोग मारे गए थे सचिवालय में झंडा लगाने के क्रम में, जिनका कि जो बना हुआ है मूर्ति शहीद स्मारक कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले मारे जाने वाले कौन थे? रामानंद सिंघल। इसके पीछे में जो गोली चलवाया था उमाकांत, हाँ, ये बाद में मारे गए थे। अरे ये सब लाइन से लोग खड़े थे ना, आगे झंडा पकड़ के था पहले रामानंद सिंघल जो है, पहले उन पर गोली चली, फिर वो गिरे तो अगले पर गोली चली, जब वो झंडा पकड़ने की कोशिश किया, एक के बाद एक सब पर गोली चली थी। 7-8 लोग मारे गए थे, जो आपको नाम ऊपर दिया गया सबका। तो देखिए, जानते हैं ना कि हजारों होता है कोई भी चीज़, लेकिन उसमें से पहले को याद किया है। हर साल सिविल सर्विस कितने लोग, हजारों बच्चे पास करते हैं, तो किसका ना टॉपर कौन हुआ यही लोग जानते हैं, ये टॉप किया, ये टॉप किया। तो वही हाल है यहाँ, ये मरने में टॉपर थे। चलिए, तो उसके बाद देखिए ये सब कहानी उनका कुछ कुछ है सब दिया हुआ, सबका पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है, जो जो लोग मारे गए थे, उतना हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1-2 नाम खाली याद रख लीजिएगा कि हाँ, एक उमाकांत थे, एक रामानंद थे, ये सब खाली नाम हमें याद, इसमें सबका इतना ज़िंदगी की कहानी। हाँ, फिर अगला देखिए, शहीद होने वाले हैं देवी पद चौधरी, ठीक है। तो देवी पद चौधरी, ये सब को नाम याद रख लीजिएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है कभी पूछ देता है कि कौन कौन थे, क्योंकि वो बिहार का एक बहुत ही चर्चित चीज़ है शहीद स्मारक जो है, और जो वो गिरते हुए बच्चों की जो मूर्ति है झंडा संभालने के लिए, वो बिहार की पहचान है। तो आपको कम से कम नाम खाली सबका फर्स्ट नेम भी याद रहिएगा कि रामानंद है तो देवी पद है, तो उमाकांत है, जगपति है, तो ये सब जो है यहाँ नाम खाली, इसमें बाकी कहानी कौन कहाँ का था, किसके बाबूजी कौन प्रोफेसर थे, तो कौन जेलर थे, क्या थे, वो सब इतना नहीं याद रखना है। ये डिटेल में थोड़ा आपको हो गया है, क्योंकि पहले पूछ देता था इस तरह का सवाल, ठीक है, कि वो कहाँ के थे, किस गांव के थे, पहले पूछता था, आज से 10 साल पहले। तो इसलिए उस तरह को हमने थ्योरी में उसको डाल दिया है कि चलिए
जिसको खोजना होगा अपना इसमें देख सकता है, क्योंकि पहले का क्वेश्चन में आया हुआ दिख जाता है, लेकिन अब वो सब नहीं पूछा जाता है, तो हमें वो सब उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो ये सेकेंड उमर खान थ्री। हाँ, सेकेंड टू डाई। नेक्स्ट हाँ, यहाँ से देखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉवर्डली एक्ट ऑफ, हाँ पूरा एक बड़ा पैरा छोड़ के आगे बढ़िए। मिला? ये तो सबसे नीचे है। हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉवर्डली एक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स होल ऑफ बिहार गॉट मोर सिवियरली एजिटेटेड। सिवियरली है, RELY होता है, तो RELY, हाँ सिवियरली मतलब बहुत घोर, घोर कह सकते हैं। तो इस तरह का कॉवर्डली यानी कि एक क्या कहते हैं उसको, कॉवर्ड को हिंदी में कायरतापूर्ण जो काम किया ब्रिटिश ने कि भाई गोली चला दो बच्चों पर, बच्चे जा रहे थे झंडा लहराने के लिए तो उसको गोली तुमने चला दी। तो ऐसी कायरतापूर्ण काम के लिए पूरा बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, हलचल मच गई, हंगामा हो गया पूरे बिहार। It was exhorted by passing 12 resolutions to completely shut down government establishments। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे दिया कि लोगों ने जो मीटिंग किया उसमें 12 प्रस्ताव पास किए गए बिहार में, और ये तय किए गए उन प्रस्ताव में कि पूरी तरह सरकार के सभी ऑफिसों को, दफ्तरों को, जो भी उनके ठिकाने हैं, सरकार के अड्डे हैं, उन सब को पूरी तरह चौपट कर दिया जाए राज्य में। एग्जॉर्टेड मतलब उनको उसके लिए समझाया गया, मनाया गया, उसके लिए समझाना। हाँ, प्रेरित करना, मनाना, फुसलाना जो कहते हैं एक तरह से। ये मनाना, प्रेरित करना। अरे एग्जॉर्ट देखिए, समझिए बात, नेता का क्या काम होता है, नेता कभी खुद जाके करता है कि जनता को चढ़ाता है चलो हमला कर दो, तो जनता पागल होकर हमला कर देती है। तो वही जो बहकाना हुआ वही एग्जॉर्ट करना हुआ, समझ गए? हाँ, बहकाना थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम समझा दिए क्रूड सेंस में आपको कि नेता लोग तो बहकाते ही ना हैं, अपने थोड़े मार करेगा जाके जनता को बहका देगा, जाओ आग लगा दो सब दुकान में, अपने थोड़े आग लगाएगा। तो वो होता है कि लोगों को, हाँ हाँ, लोगों को कुछ कह के तैयार किया जाता है, जैसे तैसे बात कह के, भाषण दे के, 10 तरह का बात कह के, तो उसी को कहते हैं एग्जॉर्टेड। एग्जॉर्टेड का मतलब एक तरह से होता है प्रेरित करना, ठीक है, कुछ काम करने के लिए। हाँ, तो इट वॉज एग्जॉर्टेड बाई पासिंग 12 रिजोल्यूशंस टू कम्प्लीटली शट डाउन गवर्नमेंट। तो लोगों को इस तरह से मतलब भाषणबाजी सब किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, 12 प्रस्ताव पारित किया गया कि जो है पूरे सरकारी जो जो भी दफ्तर, कार्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान सरकार के हैं, ऑफिस, सब जो है पूरी तरह चौपट कर दिया जाए। तो देखिए जो मैंने आपको बताया क्या हुआ, लोग जो है भाग गए, पीपुल गॉट वायलेंट इन मेनी प्लेसेस, लोग जो है एकदम, ये तो बायो रिसोल्यूशन तो नहीं पूछेगा ना? हाँ नहीं, तो लोग जो है हिंसक हो गए और जहाँ तहाँ उन्होंने जो है हमला कर दिया, अफसरों को भगा दिया फौज के। श्री जगन्नाथ मिश्रा, श्री कैलाश राम एंड श्री माई became a victim of police gunshots on 13 अगस्त इन गया। तो गोली चलाई गई, जहाँ तहाँ लोग मारे गए, कुछ कुछ, वो सब इतना हमें नहीं पढ़ना है कौन मारे गए नहीं। हाँ इतना तो नहीं पूछेगा, केवल वो पूछेगा कि कौन हाँ हुआ, हाँ हाँ हाँ, पास हुआ, बस इतना ही ना पूछेगा। बस बस, अब ये सब नाम छोड़ दीजिए, सब जितना है सब एक एक मारे जाने वाले लोग का। 1 मिनट होल्ड करेंगे।
ओके, सो ये सब सबका दिया हुआ है। इसमें एक आध जो बहुत सिग्निफिकेंट नाम है उसको हम आपको ध्यान दिला देंगे, खाली कि नाम खाली याद रख लेना है, जो क्रांतिकारी लोग थे या जो इसमें आंदोलन करने वाले थे। तो इसमें एक देखिए, इसमें आगे नाम है जो, एक मिनट, जुब्बा साहनी, ठीक है, जुब्बा साहनी, ठीक है। तो ये भी क्रांतिकारी के थे, लेकिन खाली जान लीजिए भागलपुर में इनके नाम पे एक पार्क अभी बनाया गया, वहाँ मुजफ्फरपुर में जुब्बा साहनी पार्क, ठीक है। ये लोग थे, खाली नाम याद रखना है, जुब्बा साहनी थे तो फूल है ना। खैर चलिए, आज तक तो पूछा नहीं है नहीं, जुब्बा साहनी। हाँ नहीं पूछा, छोड़ दीजिए सब। तो ये सब सबका इंडिविजुअल दिया हुआ है, किसने क्या किया, कब कब क्या किया, वो सब इतना जरूरी नहीं। हाँ, इसमें एक आगे हमें ध्यान रखना है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में है, ए मिनी न्यूज़पेपर कॉल्ड आज़ाद हिंदुस्तान वॉज पब्लिश्ड, ठीक है। एक अखबार चलाया जाता था आज़ाद हिंदुस्तान, मुंगेर से। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये ख़त्म होने के बाद, जुब्बा साहनी का पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद है। नेक्स्ट पेज में मिला। यस सर। हाँ, तो खाली इतना याद रखना है कि ये आज़ाद हिंदुस्तान अखबार चलता था, कहाँ से चलता था, तो ये मुंगेर से छापा जाता था, बस। इसको खाली एक फैक्ट है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद ये सब कुछ कुछ है, ये सब छोड़ दीजिए, सब ऐसे ही नाम है खाली लोगों का। हाँ, आगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे सोशलिस्ट्स। हाँ, आजाद हिंद फौज सबसे लास्ट में, सियाराम दल ऑफ बिहार। नहीं नहीं नहीं, उसके पहले है ये सियाराम दल, नहीं उसके पहले जो, हाँ जो सोशलिस्ट, आजाद दस्ता, उसके पहले, उसके पहले वही पैराग्राफ शुरू हो रहा है सोशलिस्ट्स फ्रॉम बिहार से। यस सर। हाँ, वहाँ से देखेंगे, अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। सोशलिस्ट्स फ्रॉम बिहार लाइक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह गुलाबी सोनार, योगेंद्र शुक्ला, रामनंदन मिश्रा, गंगा शरण सिंह and other played an important role in क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दिया जा रहा है कि जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट, जो समाजवादी विचारधारा के थे बिहार में, तो इसमें बेसिकली आपको नाम 2-3 याद रखना है, 3-4 जो है। जयप्रकाश नारायण आप जानते हैं, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, बहुत चर्चा इनकी होती है, नाम सुने ही होंगे बहुत बार। हाँ, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन, इनका नाम खाली याद रखना है हमें। हाँ, तो ये चारों चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन, तो ये सब जो है बिहार के समाजवादी नेता थे, ठीक है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। अब आगे फोकस हो जाइए खाली जयप्रकाश नारायण पर, ठीक है। आगे देखिए इसमें, यहाँ से, हाँ, इन 1942 AD itself द गवर्नमेंट अरेस्टेड जयप्रकाश नारायण एंड जेल्ड हिम। तो सरकार ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण इस समय थोड़ा बहुत एक्टिव हो गए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।
तो इन्होंने क्या किया, ऑन 8 नवंबर 1942 इन द नाइट ऑफ दीपावली, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली पर शालिग्राम सिंह एंड रामानंद मिश्रा एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल बाय क्रॉसिंग ओवर इट्स वॉल। ये लोग दीपावली की रात जो है वहाँ से जेल से भाग निकले। तो भागने वालों में जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ल थे, सूर्य नारायण सिंह, ये सब थे। तो आपको बेसिकली जयप्रकाश नारायण का याद रख, मतलब इतना जानना है खाली कि 8 नवंबर को दिवाली की रात ये लोग जेल से भाग निकले। सर दिवाली की रात पूछा हुआ है सर। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि 8 नवंबर को दीपावली की रात थी, उसमें ये जेल से भाग निकले। फेमस, ठीक है, ये हो गया लाइन यहाँ तक। फेमस लिटरेचर राम वृक्ष बेनीपुरी वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन इन हजारीबाग जेल। दूसरे एक और जो थे इस समय जो है बिहार में, एक बड़े मशहूर लेखक थे राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, इनको भी हजारीबाग सेंट्रल जेल में गिरफ्तार किया हुआ था, ठीक है, इस समय, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण भाग निकले। अब उनका सब हम लोग को वो करने का ज़रूरत यहाँ नहीं है, ठीक है, कि अब कहाँ गए, कहाँ से कौन से गांव गए, तो किसने मदद किया, ये सब हम लोग को इतना उसमें नहीं है। हाँ, यहाँ से अब इसमें देखना है कि यहाँ से क्या हुआ कि वो भाग के नेपाल चले गए थे, ठीक है, नेपाल, ठीक है, यहाँ से वो नेपाल चले गए थे। बीच में जो भी रास्ता पड़ा गया से होते हुए, जैसे राजगीर होते हुए नेपाल गए, बनारस होके। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से इन नेपाल दे फॉर्म्ड आज़ाद दस्ता एंड लेड द मूवमेंट रिमेनिंग अंडरग्राउंड। तो ये नेपाल में एक अपना टुकड़ी बनाया जिसका नाम रखे थे आज़ाद दस्ता। दस्ता मतलब होता है टुकड़ी, कोई कुछ लोगों की फौज को भी कहते हैं दस्ता, या कोई क्रांतिकारी वगैरह होते हैं उनको भी, उनके समूह को दस्ता, स्मॉल ग्रुप ऑफ रिबेल्स। जेल along with these groups, जो ऊपर के तो लाइन है बस यहीं तक पहले। हाँ, हाँ। अब जो है यहाँ से इन नेपाल, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है बस कि जब जयप्रकाश नारायण भागे जेल से तो कहाँ पहुँच गए, नेपाल चले गए थे। नेपाल जाके उन्होंने क्या किया कि वहाँ आज़ाद दस्ता बनाया, कुछ लोगों का टुकड़ी बनाया था, और अंडरग्राउंड रह के अपना क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहे थे, यानी चुपके से। हाँ, यहाँ फिर एक दो लाइन देखेंगे। आज़ाद दस्ता एडॉप्टेड द मैकेनिज्म ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला है, ठीक है, गुरिल्ला लिखा हुआ है, गुरिल्ला भी लिखते हैं GUE, गुरिल्ला की जगह स्पेलिंग उसका GUE हो जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला का मतलब होता है छुप के लड़ाई करना, छुप के हमला करना। आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, ये छुप के होता है कि अचानक हमला कहीं कर देंगे अचानक से। तो ये जो आज़ाद दस्ता था ये छुप के हमले करता था। द यूथ, छोटी टुकड़ी, हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ी नहीं, छोटे कुछ लोग हों, 20-25 लोग इस तरह का, तो उसको दस्ता कहते हैं। द यूथ वर गिवन ट्रेनिंग ऑफ आर्म्स इन आज़ाद दस्ता एंड वर सेंट फॉर सैबोटेज ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेल ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट। जैसे आज जिहाद करते हैं वैसे उस समय का आज़ाद दस्ता समझ लीजिए। उनको ट्रेनिंग दिया जाता था हथियार चलाने का, और ट्रेनिंग देके उनको मिशन पर भेजा जाता था कि जाइए ये बिल्डिंग को उड़ा देना है, ये बस लोग को जला देना है, आग लगा देना है, या रेलवे का पटरी उखाड़ देना, ये कर देना, इस तरह का। तो ये आज़ाद दस्ता क्रांतिकारी दल था जिसको हथियार ये सब यूज करके जो अंग्रेजी सरकार के जो उनके कुछ दफ्तर वगैरह उड़ाने, डिस्टर्ब करने, या उनका रेल का कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क चौपट करने के लिए उनको काम दिया जाता था। तो हुआ क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में 8 अगस्त को ही सारे नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को, गांधी इस तरह के जो भी नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने क्या किया कि अंडरग्राउंड रह के वो चुपके से काफ़ी काम किए थे, इसलिए बहुत हाईलाइट हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, इन नेपाल से अब जो है आपको पूरा इस पैराग्राफ तक चलना है, सियाराम दल के ऊपर पहले तक। हाँ, आगे देखेंगे। विथ द अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स इन क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स लास्ट फेज, दिस मूवमेंट was steered by socialists
रिजल्टिंग इन इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट एंड वर्कर क्लास। तो देखिए इसमें क्या मैंने बताया आपको कि शुरुआत इसका 8 अगस्त को हुआ था। मतलब 9 अगस्त से शुरू होना था। ये प्लान किया गया था कि 9 अगस्त से इसको स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन 8 अगस्त की ही रात को सबको गिरफ्तार कर लिया गया था पूरे देश में। तो अचानक से सब जेल में बहुत बड़े स्तर पर सभी बड़े बड़े नेताओं को, छोटे बड़े सब नेताओं को एग्जाम में लिखेगा 8 अगस्त भी या 9 अगस्त भी पीटी में, तो क्या मारेंगे? नहीं, आपको देखिए अरेस्ट किस दिन हुए थे, तो 8 अगस्त को हुए थे। शुरू किस दिन से हुआ था, तो 9 अगस्त से हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन 8 अगस्त को ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछेगा कि कब गिरफ्तार किया गया गांधी लोग को, 8 अगस्त को किया गया, उसकी रात को किया गया था। रात में ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो भी देर रात में किया गया था ताकि उसकी खबर किसी को नहीं लग सके। 9 अगस्त से स्टार्ट होगा। हाँ, ठीक है। 9 अगस्त से मारेंगे। हाँ, बता रहे हैं। स्टीयर मतलब होता है स्टीयरिंग, होता है ना गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील, दिशा देना। एक तो स्टीयर का मतलब होता है टू गिव डायरेक्शन। तो कहा जा रहा है कि चूंकि सभी छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन में, तो इसलिए जो इसके बाद में है इसका कंट्रोल कौन कर रहे थे इस आंदोलन का, जो सोशलिस्ट नेता थे, जो समाजवादी नेता थे, वही गाइडेंस देने का, दिशा दिखाने का काम कर रहे थे। तो जब समाजवादी नेता ने इसका लीडरशिप पकड़ लिया क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो समाजवादी आप जानते हैं कि चूंकि ये किसानों मजदूरों से जुड़े होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान और मजदूर लोग जो है इस आंदोलन से जुड़ गए थे। यही कहा जा रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स लास्ट फेज वाज स्टीयर्ड बाय सोशलिस्ट्स। ये दिशा निर्देश कौन दे रहा था, सोशलिस्ट नेता दे रहे थे। अब तो रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट एंड वर्कर क्लास। तो पेजेंट यानी ये किसान जो हो गए और वर्कर हो गए मजदूर, इनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लिए इन्होंने आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन। बाय द एंड ऑफ 1943 AD a नंबर ऑफ अरेस्ट वर मेड इन बिहार। तो 1943 होते होते बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसमें एक और नाम आगे आ रहा है आपका, सियाराम दल। ठीक है, तो सियाराम दल का भी नाम खाली याद रख लेना है कि भाई एक सियाराम दल भी हुआ था। सियाराम दल ऑफ बिहार प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। दिस आर्मी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सियाराम सिंह ऑफ तिलकपुर। चूंकि सियाराम सिंह ने इसको बनाया था तो उनके नाम पर सियाराम दल हो गया था, जो कि भागलपुर जिले के थे। ठीक है, खाली याद रखना है कि सियाराम दल कहाँ बना था, बिहार में, भागलपुर जिले में, और कुछ नहीं। हाँ, हो गया तो बस इसका अब लास्ट पैराग्राफ देख लेंगे कि दस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ रिजेंटमेंट ऑफ इंडियन पीपल फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज। कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये भारत के लोगों का अंग्रेजों से तंग आने के बाद जो है ये एक आंदोलन किया गया था। In a way, this movement was a symbol of end of freedom struggle because after this a round of parleys occurred for transfer of power। तो जब इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में ये विद्रोह हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, बहुत ज़्यादा इसमें हिंसा भी हुई थी, और गांधी ने अभी मेन ये कह दिया था करो या मरो। गांधी ने कहा था कि देखिए यहाँ पर एक और बात कही थी, हालांकि कभी भी इससे पहले गांधी ने हिंसा को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने कहा कि देखिए मैं अगर मुझे हिंसा और कायरता को चुनना है तो मैं हिंसा चुन लूँगा, कायरता नहीं चुनूंगा। यानी उन्होंने कहा कि कायर मत बनिए, अगर आपको अब ऐसी मजबूरी आ जाए आपको हिंसा ही से जवाब देना पड़े किसी का, तो आप हिंसा से जवाब देने के लिए तैयार रहिए, कायर मत बनिए। तो उन्होंने यहाँ पर हालांकि हमेशा अहिंसा का उन्होंने पाठ पढ़ा, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि अगर मुझे हिंसा और कायरता में से किसी को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनना पसंद करूंगा।
तो इसलिए उन्होंने भाषण दिया था करो या मरो। तो लोगों को समझ में आ गया कि अब ये अंतिम संघर्ष है, अब इसमें जो कुछ भी करना पड़े हमें आज़ादी ले लेनी है, चाहे जो करना पड़े, और उसको करने अगर नहीं मिले तो हमें अपनी जान दे देनी है, उसका भी मोह नहीं करना है, थकना नहीं है। तो इस तरह से इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में आंदोलन हुआ कि अंग्रेज समझ गए और कि अब जो है लोगों को यहाँ उन पर सरकार चला पाना संभव नहीं है, तो अब हमें इनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से ना हेल्प मिल गया। हाँ, और साथ ही साथ वर्ल्ड वार नेचुरल है, बहुत बड़ी हेल्प मिली थी कि वर्ल्ड वार से कमज़ोर हो गए थे इनकी। हालांकि ये जीते थे, लेकिन इनकी भी कमर टूट गई थी। जीते तो थे पर जीत इतनी महंगी थी, इतना नुकसान के साथ जीत हुई थी कि इन सब देशों की भी कमर टूट गई थी। तो ये अब देखें कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, जितना न फ़ायदा यहाँ से मिल रहा है उतना ज़्यादा यहाँ हमें खर्च पड़ रहा है, उतना हमें कष्ट यहाँ सहना पड़ रहा है। तो घाटे का सौदा कोई नहीं करना चाहे। देखते हैं कि हम जब तक फ़ायदे में थे, लूट खसोट रहे थे, तब तक ठीक था यहाँ। अब जब यहाँ लोग इतने विरोध हो गए हैं, सब राजनीति हो गई है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा घाटा ही यहाँ, इसलिए हम छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके लिए फिर आगे कैसे वो ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए जो है आपस में इन दोनों के बैठक वगैरह शुरू हो गई थी। तो यही अंतिम आंदोलन था हमारा स्वतंत्रता संग्राम का, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे रिसेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, नाराज़गी, असंतोष। parleys occurred, पार्लेस मतलब बैठक, मीटिंग। पार्ले मतलब होता है मीटिंग। तो बिकॉज आफ्टर दिस राउंड ऑफ पार्लेस अकर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टुवर्ड्स फ्रीडम अटेनमेंट। तो स्वतंत्रता देने के लिए, अटेनमेंट का मतलब पाना, स्वतंत्रता पाने के लिए भारतीयों और अंग्रेज़ों में कई जो है राउंड बैठक कई दौर में बैठक हुई, ताकि किस तरह से सत्ता, पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी अंग्रेज़ अपनी पावर अपनी गवर्नमेंट को कैसे सौंपेंगे भारतीयों को। उसके लिए कई दौर में बैठकें की गई आपस में कि कैसे कैसे आज़ादी दी जाएगी। अटेंडेंट मतलब पाना बोला ना, हो गया सर कंप्लीट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे मतलब टॉपिक हैं जो उतने बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें से आता है क्वेश्चन, तो उसको हमें देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा जो इसमें अब टॉपिक है, रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों का क्या भूमिका रहा, थोड़ा सा ये हमें जानना होगा। हालांकि देखिए ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं, जनरल मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बिहार स्पेसिफिक जो थोड़े बहुत चीज़ है उसको हमें जानना होगा, बाकी आज़ाद हिंद फौज यहाँ तो थी नहीं, तो वो हमें उसके खास यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री में। वो हम पहले बाकी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे कैसे आज़ाद हिंद फौज वगैरह बनी थी। तो यहाँ उसको देखने का इसमें ये नहीं है कोई। हाँ, इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतना हमें उसको देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो क्या सोच होती है, ये सब इसमें एक मिनट। चलिए कुछ कुछ क्रांतिकारी जो बिहार में चल रही थी उसके बारे में जान लेते हैं।
इसके बाद देखिए रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो हमारा टॉपिक है कि इसमें कुछ कुछ थियोरी है, उस सबको छोड़ देंगे हम लोग, थ्योरी को अननेसेसरी रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखेंगे एक आगे है 1905 AD दिख रहा है, उसके बाद एक लाइन है, दिख रहा है नेक्स्ट पेज पर। द इनिशियल नेशनलिस्ट मूवमेंट, नहीं सॉरी, हाँ, इन दिस सीक्वेंस लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 AD। हाँ, वहाँ से देखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा उस जो क्रांतिकारी चल रही थी गतिविधियाँ उस समय की देखेंगे बिहार में। तो क्या हुआ था कि इन दिस सीक्वेंस लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 AD। 1905 में आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के बंटवारे की घोषणा कर दी थी, विच एंगर्ड द यूथ एंड क्लास ऑफ नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित होके जो है क्रांतिकारी लोग जो है एक्टिव हो गए थे। बिहार टू डिड नॉट रिमेन अनटच, तो बिहार भी इसे छूता नहीं रहा, यहाँ भी क्रांतिकारी लोग थे। इसमें कुछ नाम हैं तो ये सब के छोड़ देते हैं। इसमें आगे देखेंगे हम लोग जो है इसका लास्ट लाइन जो पैराग्राफ का है, ठीक है, हालांकि उसको छोड़ दीजिए। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ से देखेंगे। हाँ, उसके बाद वाला पैराग्राफ जो है अ रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट। हाँ, लेकिन वो मदरलैंड पूछा है, तो ये जो है वो इसको, ये मदरलैंड नहीं था, वो दूसरा था जो पूछा गया। हाँ, एक्चुअली मातृभूमि एक हिंदी में निकलता था, एक इंग्लिश में मदरलैंड नाम से निकलता था, ठीक है। तो हाँ, यहाँ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि अ रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट अकर्ड इन मुजफ्फरपुर। अब ये देखिए, इसको हमें जानना है, बिहार की घटना है तो इसको हमें याद, हाँ, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अ रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट अकर्ड इन मुजफ्फरपुर ऑफ बिहार ऑन 30th April 1908 in which Khudiram Bose and Praful Chandra Chaki tried to assassinate district judge named Kingsford। तो मुजफ्फरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने की कोशिश हुई थी 30 अप्रैल 1908 को। कौन कौन लोग थे इसमें प्रयास में? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो ये बिल्कुल याद रखना है। कहाँ हुई थी ये कांड? मुजफ्फरपुर में। किस दिन हुई थी? 30 अप्रैल 1908 को। क्या हुआ था? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसके काफिले पर बम फेंक दिया था। बोथ ऑफ देम हाँ, बोथ ऑफ देम थ्रू बॉम्ब ऑन द क्या है, फर्स्ट कार ऑफ किंग्सफोर्ड, बट unfortunately the wife and daughter of barrister Princely Kennedy who were seated in that car died। तो एक्चुअली ये लोग गलत गाड़ी पर बम फेंक दिए थे। वो लोग समझे कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, लेकिन उस गाड़ी में एक दूसरे वकील थे प्रिंगले कैनेडी, उनकी पत्नी और बच्ची बैठी हुई थी, तो वो लोग जो है मारे गए थे। किंग्सफोर्ड बच गया था क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था। जज किंग्सफोर्ड वॉज प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ कैलकाटा ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो ये लोग एक्चुअली उनके, ये जब देखिए जिस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल के बंटने के बाद, तो उस समय ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड जो है, और उसने बहुत कड़ी सजाएं उस समय आंदोलन करने वाले लोगों को सुनाई थी, जिससे कि गुस्सा होकर इन लोगों ने कहा था कि इनसे हम बदला लेके रहेंगे किंग्सफोर्ड से, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उसने बहुत कड़े सजाएं दी थी, बड़े अत्याचार करवाए थे जो क्रांतिकारी लोग थे उन पर। तो इससे जो है तंग आके वो इन्होंने कसम खाई थी कि इससे बदला लेके रहेंगे। और यहाँ बाद में जब वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे मुजफ्फरपुर में, तब उन पर बम फेंका, लेकिन गलती से वो बम दूसरी गाड़ी पर इन्होंने फेंक दिया, जिसमें कि 2 महिलाएं, एक पत्नी और एक बच्ची मारी गई बैरिस्टर कैनेडी की,
ठीक है, तो यही लिखा है, सो रिवॉल्यूशनरीज हैड डिसाइडेड टू किल हिम। After getting information about this plan, the government had transferred Kingsford to Muzaffarpur from Calcutta as district judge. Members of disruptive group Khudiram Bose and Praful Chand Chaki had thrown a bomb on his horse carriage to assassinate him. तो इन्होंने इसकी बग्घी पर बम फेंका था, इसीलिए इसकी हत्या करने के लिए इन दोनों ने, लेकिन जो है वो बच गया और मारे गए कोई और। हत्या, हाँ, हत्या की कोशिश को असैसिनेट कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ इसके बाद देखिए, प्रफुल्ल चंद चाकी कमिटेड सुसाइड आफ्टर दिस इंसिडेंट वेयरएज खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड इन पूसा बैनी समस्तीपुर। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी वो पकड़ में नहीं आए थे पुलिस के, लेकिन खुदीराम बोस जो है किसी ने खबर दे दी थी तो पकड़े गए थे। एंड वॉज हैंग्ड ऑन 11 अगस्त 1900, तो उनको तुरंत पकड़ के और 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस वॉज यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड, ही वॉज, उतना कहानी दिया हुआ है, कहाँ पैदा हुआ, ये सब हमें मतलब नहीं। ठीक है, बस याद रखना ये कि किसने बम फेंका था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने। किस पर? जज किंग्सफोर्ड पर। ठीक है, क्यों फेंका था? क्योंकि ये जो शुरू में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसके दौरान बहुत घोर यातनाएं, घोर मतलब बहुत कड़ी सजाएं दी थी जो है उस समय के एक्टिविस्ट्स को। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, ध्यान देंगे इसको। द रिवॉल्यूशनरीज हैड सेट अप अनुशीलन समिति इन कैलकाटा एंड ढाका इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल डिवीजन। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक और जो है बनाया था संगठन, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कहाँ? कलकत्ता और ढाका में बनाया गया था इस बंगाल को बांटने के उसके जवाब में। दिस ऑर्गेनाइजेशन यूज टू गिव ट्रेनिंग टू रिवोल्यूशनरीज, ये क्या करती थी? जो क्रांतिकारी लोग थे उनको ट्रेनिंग देती थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ अनुशीलन समिति हैड स्प्रेड इवन इन बिहार ऑल्सो, इसका प्रभाव बिहार में फैल गया था। रेवती नाग, फनी भूषण भट्टाचार्य, नलिनी बागची एक्सेट्रा ऑफ बिहार अलॉन्ग विथ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेम सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस एटसेट्रा स्प्रेड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। देखिए यहाँ से ध्यान रखना है कि अनुशीलन समिति, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ अनुशीलन समिति नेमली सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस एटसेट्रा स्प्रेड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो ये लोग ही मिलके इसको फाउंडर थे इसके अनुशीलन समिति, और जिसमें कि सचिंद्र नाथ सान्याल थे, रास बिहारी बोस थे और कुछ लोग थे। ये दोनों बस इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिहार के लिए, बिहार के थे। तो ये अनुशीलन समिति के बारे में और क्या पूछेगा? बस यही अनुशीलन समिति, हाँ, बस ये कि बिहार में उसके कौन, कलकत्ता है, स्टेट इन कलकत्ता। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेवती नाग, पानी भूषण, ये सब में पूछेगा? नहीं। हाँ, फिर आगे देखिए, देखिए आगे फिर है एक जगह, डेट दिख रहा होगा, एक मिनट। अब थोड़ा सा योगेंद्र शुक्ला के बारे में जान लेते हैं, जो इनका क्रांतिकारी है। आगे इनका नाम से जो लाइन शुरू हो रहा है, योगेंद्र शुक्ला बिकेम फर्दर एक्टिव। बॉर्न के दो तीन लाइन बाद देखिए, योगेंद्र शुक्ला वाज बॉर्न के बाद 2-3 लाइन। नेक्स्ट लाइन जो है, योगेंद्र शुक्ला बिकेम फर्दर एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद फणींद्र नाथ सान्याल एंड सत्यदेव परिव्राजक। तो ये सान्याल जो थे ये 2 भाई थे, सचिंद्र नाथ और फणींद्र नाथ। तो इनसे संपर्क में आके जो है योगेंद्र शुक्ला और काफ़ी एक्टिव हो गए थे।
When demonstrations were being carried against arrival of Prince of Wales in India in 1921 AD, श्री योगेंद्र शुक्ला 1921 नहीं है, 1912 है, ठीक है। ये एक मिनट, 21 है, प्रिंस ऑफ वेल्स, हाँ ठीक, 21। तो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब आ रहे थे तो उनके आने के खिलाफ प्रदर्शन में जो है हर जगह मार्च जुलूस ये सब हो रहा था। श्री योगेंद्र शुक्ला वॉज अरेस्टेड, तो उसमें योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। आफ्टर मीटिंग सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजेंद्र लाहिड़ी, श्री योगेंद्र शुक्ला, हाँ, श्री योगेंद्र शुक्ला बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये याद रखना है कि भगत सिंह का कौन सा संगठन था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसके मेन नेता कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, और योगेंद्र शुक्ल भी इसमें शामिल हो गए थे। यही 2-3 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, नाम। योगेंद्र शुक्ला बिकम फर्दर एक्टिव इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट, इसको याद करना है, एंड सत्यदेव परिव्राज, कमिंग इनटू कांटेक्ट, सत्यदेव परिव्राजक, परिव्राजक, परिव्राजक कहते हैं जो घूमता रहता है, कहीं कहीं घूम के जो अपना जीवन गुजारता है उसको परिव्राजक कहते हैं। Against the arrival of Prince of Wales in 1921, Yogendra Shukla was arrested. फिर देखिए आगे बढ़ जाइए, ये सब छोड़ दीजिए, कहानी कुछ कुछ है, उस सब में हमें नहीं पढ़ना है। फिर देखिए आगे एक लाइन है कि व्हेन द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हैड मेड अ प्लान, वो छोड़ दीजिए लाइन को, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट लाइन है, व्हेन द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हैड मेड अ प्लान फॉर एस्केप ऑफ सरदार भगत सिंह फ्रॉम लाहौर सेंट्रल जेल, योगेंद्र शुक्ला वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। यहाँ देखेंगे, यहाँ में ध्यान रखना है कि भगत सिंह को कहाँ के जेल में रखा हुआ था, लाहौर सेंट्रल जेल है। उसी के नेक्स्ट लाइन है जो आप अभी अरेस्ट वारंट वाज इशूड वाला था ना लाइन, पूरा उसी के अगला लाइन, पॉलिटिकल डेकोइटी केस के बाद नीचे व्हेन द हिंदुस्तान, मिल गया, हाँ, उसको यहाँ तक इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, नाम खाली सरदार भगत सिंह और लाहौर सेंट्रल जेल, कि इनको कहाँ रखा गया था, लाहौर सेंट्रल जेल में रखा हुआ था उस समय। हाँ, फिर आगे इसमें देखेंगे, हाँ, नहीं, तो ये सब छोड़ दीजिए। अब जो है योगेंद्र शुक्ला भी इन्हीं के साथ में लाहौर गए थे सेंट्रल जेल। नहीं, ये दूसरा जगह थे, वहाँ लाहौर में नहीं थे योगेंद्र शुक्ला। ये लोग प्लान बनाने में थे छुड़ाने के भगत सिंह के, तो प्लान बना रहे थे, बाद में इनको अपने सारण जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए आगे आ जाइए, छोड़िए उसको, आगे आइए नेक्स्ट पेज पर। रिगरस मतलब होता है कठिन,
जिसमें सबसे जो सुनते हैं ना कि जेल में चक्की चलाना पड़ेगा, वही चक्की चलाना रिगरस हुआ। ये नहीं कि जेल में खाली बैठे हुए हैं, मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, श्रम के साथ सजा। खाली वहाँ जेल में बंद बैठ के आराम करने नहीं मिलेगा, वहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पत्थर तोड़ना पड़ेगा। हाँ, उसी को कहते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट। हाँ, नेक्स्ट लाइन इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कि ही वॉज अगेन अरेस्टेड इन 1942 AD। देख रहे हैं? नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, आप बोले तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हाँ हाँ, he was again arrested in 1942 AD during the Quit India movement, ठीक है, and was kept in Hazaribagh jail where जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र and सूरज नारायण सिंह were also imprisoned। तो ये ध्यान रखना है कि हजारीबाग जेल, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण भी थे और योगेंद्र शुक्ल भी वहीं थे, उन्हीं जेल में रखा गया था। तो पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल, जहां से भागे थे। प्रकाश नारायण तो हजारीबाग जेल में पूछा हुआ है। हाँ, इसीलिए बोले कि ये याद रखना है, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में थे और योगेंद्र शुक्ल को भी वहीं अरेस्ट करके रखा गया था। बाकी फिर हाँ, फिर इनका कहानी छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट जो है ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस was held in Motihari in 1928 AD, in which Bihar Youth Federation was formed under leadership of Professor ज्ञान साहा। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, इसको याद रखना है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, यानी हाँ, मोतिहारी में 1928 में हुआ था, जिसमें बिहार यूथ फेडरेशन बनाया गया था प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा। तो पूछा जाएगा बिहार यूथ फेडरेशन किसने बनाया था, ज्ञान साहा, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। किस साल बना था, तो 1928 में, जब मोतिहारी में हुआ था। ठीक है, बस इतना, भी इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पैरा में अब आ जाइए, बटुकेश्वर दत्त, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गया कहाँ पहुँच, तो बटुकेश्वर दत्त वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ही वॉज बॉर्न इन कानपुर जो है, बट हिज प्लान ऑफ एक्शन हैज बीन बिहार owing to come in contact with revolutionaries like Sachin Sanyal and Suresh Bhattacharya during early days। सब कहानी दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ आगे ध्यान रखना है खाली नीचे कि 1917 AD जो लिखा हुआ उसके बाद, एज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ही along with Bhagat Singh threw bomb on 8th threw bomb in Central Hall of Delhi Assembly। मिला? Hmm। 1917 AD नीचे देखिए डेट दिया, 29। हाँ, तो ये पूछा जाता है कि किस डेट पर ये लोग बम फेंके थे, तो ये था 8 अप्रैल 1929। ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखना है। कब फेंके थे, 8 अप्रैल 1929। कहाँ फेंके थे, सेंट्रल हॉल में फेंके थे, किसके, दिल्ली असेंबली के।
हाँ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दोनों थे। हम्म। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था कब? 8 अप्रैल 1929 को। कहाँ? दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा के सेंट्रल हॉल में। ठीक है। तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। नहीं नहीं, पार्लियामेंट तो बाद में बना है। आज़ादी के कुछ साल पहले बना था, बनवाया गया था। उधर है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के साइड जाएंगे, उधर जो बिल्डिंग्स है वो सब में चला करता था। उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी अब बना दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अधिकारियों का आवास या वाइस चांसलर ये सब का आवास बना दिया गया, वहाँ चला करता था। दिल्ली का सिविल लाइंस जो आज है वो पूरा उस समय का अंग्रेज़ों का सब था, ऑफिस है कहिए, काउंसिल असेंबली कहिए, जो भी सब था उस समय। आज का सिविल लाइंस है और डीयू का कुछ कुछ पार्ट है वो नॉर्थ कैंपस का। आइए, तो इसमें जो है सेंट्रल हॉल, जो आज भी शायद ये सेंट्रल हॉल जो है ये शायद आज उसको लाइब्रेरी बना दिया गया है या क्या, डीयू का जो भी है। तो खैर, ध्यान रखना है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल हॉल में बम फेंका था और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें फिर क्या हुआ था देखिए, इन लोग को ऑफ सैंडर्स, आगे देखिए, केस फॉर असैसिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर सैंडर्स हु लाठी चार्ज लाला लाजपत राय वाज आल्सो इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम। इन पर जो है एक सॉन्डर्स था ऑफिसर, जिसने लाला लाजपत राय पर पिछले साल लाठी चलवा दिया था, जिसमें मारे गए थे। लाला लाजपत राय की आगे चल के मौत हो गई थी। तो भगत सिंह ने इसी को जिम्मेदार माना था जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन का ये लोग विरोध कर रहे थे 1928 में। तो उसने, सॉन्डर्स ने जो है लाठी चलाने का आदेश दे दिया था, जिस पर लाठी चल गई थी माथे पर लाला लाजपत राय के, तो कुछ समय बाद वो घायल होकर मौत हो गए थे उनकी। तो उसने सॉन्डर्स से तभी भगत सिंह ने बदला लेने की ठानी थी और उस पर उसको जो है मार दिया था। तो उसके मर्डर के लिए भी इन पर केस चला। बम फेंकने, चूंकि बम फेंकने में इनको, बम फेंका था तो किसी की मौत वगैरह तो नहीं हुई थी ना, उससे गिरफ्तार उसमें हो गए थे। लेकिन सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, तो जिसके लिए इनको दोनों पर केस चला। तो भगत सिंह वॉज सेंटेंस टू बी हैंग्ड, भगत सिंह को जो है फांसी की सजा दी गई थी इसमें। बटुकेश्वर दत्त वॉज इम्प्रिजन्ड इन अंडमान, तो इनको काला पानी की सजा दी गई थी बटुकेश्वर दत्त को। ठीक है। तो भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई इसमें, और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई थी, जो आगे उनको फिर 1938 में छोड़ दिया गया था, कई साल वहाँ काला पानी जेल में रहने के बाद। 10 साल के बाद। हाँ। हत्या, हत्या, हाँ हाँ, असैसिनेट मतलब होता है मारना। बाकी फिर कुछ कुछ कहानी है, एक आध दो पेज, वो सब छोड़ दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है सब। क्रांतिकारी किसने क्या किया बिहार का उतना नहीं पूछा जाता है, तो ये सब छोड़ दीजिए। तो बस इतना ही हमारे भी दिमाग में इतना क्वेश्चन आया है। इसमें से भी थोड़ा ज्यादा हम लोग किए हैं, आ सकता है, लेकिन इसके बाद बस इतना ही है। हाँ। रोल ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हम्म। इससे भी तो कॉमन क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा।
चलिए इसको अभी आज छोड़ दीजिए, इसको हम कल फिल्टर करके खाली आपको नाम वाम ये सब लिखा देंगे, किस किस महिला ने क्या किया, खाली उतना कहानी नहीं पूछता है, खाली जो है एक दो दो तीन महिलाओं ने जो जो जहाँ तहाँ कुछ किया था उनका नाम पूछ दिया जाता है। एक आध बार पूछा है महिलाओं का नाम, तो खाली नाम पूछता है कि किसने किया था, किसने गोली चलाई थी या किसने क्या किया था, तो वो हम आपको फिल्टर करके कल लिखवा देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कल प्रेजेंट मूवमेंट का जो है टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे, जो क्योंकि बड़ा उसमें अक्सर सवाल आता है, वो मेंस में भी आता है। तो प्रेजेंट मूवमेंट कल करेंगे, उससे पहले थोड़ा आपको मूवमेंट विमेन लीडर्स का नाम हम लिखवा के कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट मूवमेंट। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, लेट भी हो गया है। जो न्यूज़पेपर सबका जो एडिशन है उसके बारे में भी 3 क्वेश्चन रहता है सबकी। जो जवाहरलाल नेहरू हाँ बिल्कुल, हम बताए कि उस समय कौन से न्यूज़पेपर छपते थे, कौन उनको छापते थे, या उस किताब कोई लिखे थे या न्यूज़पेपर छपता था, सबका हो जाएगा ना नोट्स? सब 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 मिल जाएगा, सब आपको करा देंगे, क्यों परेशान होना, सब लिखा दिया है। 2 नंबर 3 नंबर का हर साल पूछता है। हाँ निश्चित इम्पोर्टेंट है वो, इम्पोर्टेंट है वो, हर एग्जाम में आता है। न्यूज़पेपर है या कोई किताब है जो लिखा उस समय, तो ये सब पर सवाल आता ही आता है, करा देंगे, उसको भी लिखवा देंगे।